Good morning, students. First of all, I heartily welcome you all to your new class, that is class 11th. तो बेटा आज से हम स्टार्ट करेंगे आपका केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 1 ऑफ योर चैप्टर फर्स्ट, दैट इज सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। जैसे कि आपने अब तक जो केमिस्ट्री पढ़ी थी, टूटी फूटी किसी ने पढ़ी, किसी ने नहीं पढ़ी, तो अब टाइम आ गया है आपकी 11th क्लास में जितनी भी आपने केमिस्ट्री पढ़ी है उसको बाइंड अप करने का। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं आपका केमिस्ट्री। बेटा केमिस्ट्री होती क्या है? अब तक आपने क्या समझा कि केमिस्ट्री है क्या चीज? केमिस्ट्री क्या है? केमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मैटर। केमिस्ट्री क्या करती है? केमिस्ट्री एक ब्रांच है साइंस की जो कि आपको क्या बताती है? मैटर के बारे में बताती, पूरी इंफॉर्मेशन आपको मैटर के बारे में देती है। मैटर जैसे कि आपको पता होगा, एनीथिंग which occupy, which have mass and occupy space is known as matter। ठीक है बेटा, कि कोई भी सब्सटेंस, कोई भी ऑब्जेक्ट जो भी आपका क्या कर रहा है, जिसके पास भी मास है, जो कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, उसको आप मैटर बोलते हो, और उसी मैटर की कंप्लीट स्टडी को आप बोलते हो केमिस्ट्री। ठीक है बेटा, तो अगर हम कहें कि मैटर के पास क्या क्या होता है, हैव मास एंड आप कह सकते हो वॉल्यूम। ठीक है, अब तक आप वॉल्यूम को 9th 10th में आप वॉल्यूम को ऐसे लेके चल रहे थे कि वॉल्यूम जो है आपकी एक यूनिट है। आप बोल रहे हो 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर, 1 ml, 2 ml। बट बेटा 11th क्लास में इस कंसेप्ट को थोड़ा सा क्लियर करो कि वॉल्यूम आपकी यूनिट नहीं है। वॉल्यूम का मतलब होता है जो चीज आपकी ऑक्यूपाई कर रही है सम स्पेस, यानी कि वॉल्यूम से आप समझोगे कि कुछ ना कुछ वो स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है आपके एनवायरनमेंट में। ठीक है, जैसे मैं अपना एग्जांपल लेती हूँ, अपना खुद का एग्जांपल लेती हूँ। मेरे पास क्या है? मास है, कुछ ना कुछ मेरा मास होगा, 50 kg, 60 kg, वट एवर इट मे बी, और मैं इस रूम में या मैं कहूँ इस एनवायरनमेंट में मैं कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई कर रही हूँ। इसका मतलब क्या है? मैं मैटर हूँ। ठीक है बेटा, तो मैटर की स्टडी को आप केमिस्ट्री कहते हो। मैटर आप अच्छे से पढ़ चुके हो 9th क्लास में कि मैटर क्या होता है। एनीथिंग विच ऑक्यूपाई मास एंड हैव स्पेस इज नोन एज मैटर, या फिर आप कह सकते हो एनीथिंग विच हैव मास और ऑक्यूपाई स्पेस। कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई कर रही हो और उसके पास मास हो, यानी कि वो मैटर है। ठीक है बेटा, तो मैटर आप पता चल गया। और अगर हम आपके मैटर, आपको पता है आपने 9th क्लास में पढ़ा था कि जितने भी मैटर हैं आपके किससे बने हुए हैं? स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स से बने हुए हैं। जैसे कि अगर मैं इस मार्कर को देखूं तो आपको लगेगा कि ये मैटर है, ये मैटर है, मैटर का एक फॉर्म है। ठीक है, पर आपको लगेगा कि ये थ्रू आउट एक ही चीज है, बट ऐसा नहीं है। ये मार्कर भी आपके छोटे छोटे पार्टिकल से बना हुआ है जो कि आपको विजिबल नहीं है। तो वो पार्टिकल्स आपके केमिस्ट्री में अगर कहे तो क्या है? एटम एंड मॉलिक्यूल। तो आप कह सकते हो केमिस्ट्री स्टडी ऑफ मैटर होती है, या फिर क्या होता है? स्टडी ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स। ठीक है, कि आपके जो मैटर होते हैं पार्टिकल्स से बने होते हैं, और केमिस्ट्री के टर्म में उन पार्टिकल्स को आप क्या कहते हो? एटम कहते हो या मॉलिक्यूल को कह सकते हो। तो आप इनडायरेक्टली कह सकते हो कि केमिस्ट्री आपकी क्या है? स्टडी ऑफ एटम और मॉलिक्यूल। काफी बुक्स में आपका दिया होगा कि केमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ कंपोजिशन ऑफ मैटर। वो भी सही है। ठीक है, कंपोजिशन ऑफ मैटर मतलब क्या है? मैटर आपका किस किस से बना हुआ है, उसकी कंपोजिशन क्या है। तो मैटर तो ऑफ कोर्स एटम और मॉलिक्यूल से बना हुआ है। ठीक है, तो उसकी स्टडी है आपकी। या फिर किसी में आपका लिखा होगा कि केमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मैटर, कि मैटर की फॉर्मेशन से डील करता है। तो ये अलग अलग बुक्स में अलग अलग आपकी डेफिनेशन दी है, पर कंसेप्ट एक ही है कि आप केमिस्ट्री में क्या करते हो? मैटर के बारे में पढ़ते हो। ठीक है बेटा, आगे हम देखते हैं कि आपकी जो केमिस्ट्री होती है कितने टाइप की होती है।
बहुत सारे टाइप की होती है, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री और क्या बोलते हैं आपकी मैकेनिकल केमिस्ट्री या फिर मेडिसिनल केमिस्ट्री कह सकते हो। बट हमारे काम की जो आप यूजुअली पढ़ते हो इस टाइम पे, इस लेवल पे, तो आपके काम की 3 ही है। आपकी केमिस्ट्री जो है बेटा डिवाइड होती है इनटू 3 पार्ट्स, दैट इज फर्स्ट वन इज फिजिकल केमिस्ट्री, second one is inorganic chemistry, and the third one is organic chemistry. बेटा फिजिकल केमिस्ट्री जैसे कि आप इसको पढ़ रहे हो, इसमें क्या वर्ड आ रहा है, फिजिक्स। और फिजिक्स आपकी किससे डील करती है, फिजिक्स आपकी डील करती है डिफरेंट टाइप ऑफ फोर्स से, ठीक है। जैसे आपकी मैग्नेटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, या फिर किसी सब्सटेंस के बीच में कोई फोर्स है उसको बायस फोर्स, ठीक है। तो आपकी जो फिजिक्स है डील करती है फोर्स से। अगर वही फोर्स आपकी केमिस्ट्री में आ जाए तो उस ब्रांच को, उस केमिस्ट्री की ब्रांच को क्या कहोगे, फिजिकल केमिस्ट्री। तो इसमें फोर्स कैसे आएगी, हम कैसे फोर्स पढ़ेंगे, इट डील्स विद, फिजिकल केमिस्ट्री डील्स विद फोर्स बिटवीन एटम एंड मॉलिक्यूल्स, कि एटम और जो मॉलिक्यूल्स को साथ रखने में, आपके एटम्स हैं और मॉलिक्यूल जो है उन सबको साथ रखने में या फिर दूर करने में जो फोर्स है आपका, जो फोर्स आपका लगा हुआ है, जैसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, फोर्स ऑफ रिपल्शन, वो सारी फोर्स की जितनी भी कैटेगरी है या फिर जो भी फोर्स के बारे में हम पढ़ेंगे बिटवीन एटम एंड मॉलिक्यूल, वो हम पढ़ेंगे फिजिकल केमिस्ट्री में, कि कितना अमाउंट ऑफ फोर्स लग रहा है, फोर्स कब लगेगा कब नहीं लगेगा, तो वो सारा हम फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। अब बात आती है तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है बेटा। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक ब्रांच है आपकी केमिस्ट्री की, ठीक है, एक टाइप है आपका केमिस्ट्री का, जिसमें आप पढ़ते हो किसके बारे में, आप पढ़ते हो एलिमेंट्स और उससे बनने वाले कंपाउंड्स के बारे में, कि आपके एलिमेंट्स क्या है, कैसे फॉर्म होते हैं, कैसे उनमें अरेंजमेंट होती है इलेक्ट्रॉन्स की, और उनसे कंपाउंड फॉर्मेशन कैसे होती है, ठीक है। अब बात करते हैं बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी आपकी केमिस्ट्री की ब्रांच है जो कि डील करती है आपकी विद द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, अब आपके जैसे नाम से आपको पता चल रहा है, हाइड्रो मीन्स ये कंपाउंड जो है किससे बना हुआ है, हाइड्रोजन प्लस किससे बना है, कार्बन, ठीक है। तो आपकी जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो डील करती है हाइड्रोजन और कार्बन के मिलके जो आपके कंपाउंड्स बने हैं उनकी स्टडी से, ठीक है। तो हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या पढ़ेंगे, हाइड्रोकार्बन्स पढ़ेंगे, फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ेंगे जो फोर्स है आपकी एटम और मॉलिक्यूल्स को बाइंड करके जो रख रही है फोर्स, या उनको जो सेपरेट आउट फोर्स कर रही है उसके बारे में। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप पढ़ोगे फॉर्मेशन ऑफ एलिमेंट या फिर कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट एंड कंपाउंड, ठीक है बेटा। तो ये आपकी बात हो गई कि आपकी केमिस्ट्री जो है 3 आपके ब्रांचेस में डिवाइड है। आप अपनी बुक भी देखोगे 11th में, मैं आपको कहूंगी कि मैं आपको अब फिजिकल का चैप्टर पढ़ा रही हूँ, फिजिकल केमिस्ट्री का या ऑर्गेनिक का या इनऑर्गेनिक का, तो वो आप वहां देख सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं हम मैटर की, कि मैटर एक्चुअली है क्या। अभी तो मैंने आपको ओवरलुक दिया था कि केमिस्ट्री में हम मैटर के बारे में पढ़ते हैं, तो जो बच्चे भूल चुके हैं कि मैटर एग्जैक्टली होता क्या है वो एक बार देख ले बेटा। मैटर क्या होता है, एनीथिंग विच ऑक्यूपाई which have mass and occupy some space is known as
मैटर। ठीक है, कोई भी चीज, किसी भी सब्सटेंस को ले सकते हो, बुक, पेन, पेंसिल, कबर्ड, इवन ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स, एनिमल, लिविंग थिंग कितने भी हैं वो सारे आपके मैटर में आते हैं। तो जो भी चीज आपकी क्या कर रही है, जिसके पास भी मास है, कुछ ना कुछ वेट है उसका, और कुछ ना कुछ स्पेस वो आपके एनवायरनमेंट में ऑक्यूपाई कर रही है, वो आपका क्या है, मैटर। तो फिजिकल प्रॉपर्टी के हिसाब से अगर हम फिजिकल क्लासिफिकेशन करें मैटर का, तो मैटर जो है आपका 3 कैटेगरी में डिवाइड होता है बेटा। फर्स्ट वन इज सॉलिड, सेकेंड वन इज लिक्विड, एंड द थर्ड वन इज गैस। वैसे तो आपका 5 कैटेगरी में डिवाइड होता है। फोर्थ आपकी प्लाज्मा आती है, फिफ्थ आपकी बीईसी, बॉस आयंस्टीन कंडेंसेट आती है, पर नॉर्मली हम कॉमनली उसको पढ़ते नहीं है, क्योंकि उन पे रिसर्च, जो फोर्थ और फिफ्थ स्टेट जो है आपकी मैटर की, उस पे रिसर्च अब भी चल रही है, तो कॉमनली हम उनको नहीं पढ़ते हैं। अब बात करते हैं सॉलिड की। बेटा सॉलिड जो सब्सटेंस है, वैसे तो आपके सारे ही क्या है, मैटर के फॉर्म है। तो जितने भी मैटर है आपके किससे बने, पार्टिकल से बने, और पार्टिकल कौन से हैं, एटम और मॉलिक्यूल। तो सॉलिड जो सब्सटेंस होते हैं उनमें पार्टिकल्स का अरेंजमेंट कुछ इस टाइप से होता है। ठीक है बेटा, तो आप कह सकते हो कि सॉलिड जो होते हैं उनमें पार्टिकल्स क्या हैं, क्लोजली पैक्ड। क्या होते हैं, पार्टिकल्स क्लोजली पैक्ड होते हैं। ठीक है, अगर बात करें हम लिक्विड की, तो लिक्विड में पार्टिकल्स आपके क्या होते हैं, थोड़े से लूजली पैक होते हैं एज कंपेयर टू सॉलिड्स। तो आप कह सकते हो दे आर लूजली पैक्ड। किसकी बात कर रहे हैं, दे कौन, पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं, कि जो लिक्विड में आपके पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, थोड़े से लूजली पैक होते हैं। अब बात बेटा अगर गैस की करें, गैसियस में जो आपका गैस जो है मैटर का फॉर्म, उसमें पार्टिकल्स कैसे पैक्ड होते हैं, तो गैसियस में तो और भी ज्यादा लूजली पैक होते हैं। तो आप कह सकते हो पार्टिकल्स आर फ्री टू मूव, फ्री टू मूव, कि किसी भी डायरेक्शन में फ्रीली मूव कर सकते हैं। ठीक है बेटा, आपने देखा भी होगा कि पार्टिकल्स के बीच में क्या है, सॉलिड में स्पेस कम होती है, तो वो मूव नहीं कर पाते हैं, वो क्या करते हैं, सिर्फ थोड़ी बहुत अपनी ही जगह पे वाइब्रेशन शो करते हैं। ठीक है, अब बात करें लिक्विड की, तो लिक्विड क्या है, लूजली पैक है, तो उनमें वो थोड़ी सी मोशन होती है। ठीक है, लूजली पैक क्यों है, क्योंकि इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है एज कंपेयर टू सॉलिड। अब बात करें गैसियस की, तो गैसियस में क्या है, फोर्स ऑफ, गैसियस के पार्टिकल पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा कम होता है, इसीलिए वो फ्रीली मूव करती है। आपने देखा होगा कि अगर आप अगरबत्ती जलाते हो तो उसमें से जो निकलने वाली गैस है वो क्या करती है, आपके पूरे घर में फैल जाती है। क्यों, क्योंकि गैस के पार्टिकल बहुत जल्दी फ्रीली मूव करते हैं, और उसकी फ्रेगनेंस, पार्टिकल के मूवमेंट के कारण जो फ्रेगनेंस निकल रही है, उसमें से जो खुशबू निकल रही है, वो आप पूरे घर में क्या कर सकते हो, स्मेल कर सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी शेप की। तो बेटा आपको पता है कि सॉलिड की क्या होती है, फिक्स शेप होती है, फिक्स शेप होती है, साथ ही साथ क्या होता है, एंड फिक्स्ड वॉल्यूम होती है। ठीक है, फिक्स शेप का मतलब क्या है, एक पर्टिकुलर शेप होती है। जैसे अगर आप कबर्ड की बात करो तो पर्टिकुलर शेप होती है, ऐसा तो है नहीं कि एक रूम में तो वो कबर्ड दिख रही है, आपने उसको उठा के दूसरे रूम में रख दी तो वो ऑटोमेटिकली एक टेबल बन गई है, नहीं, उसकी एक फिक्स शेप है। कबर्ड की एक फिक्स शेप है, वो तब तक फिक्स शेप रहेगी जब तक आप कुछ ना कुछ फोर्स उस पे, और फोर्स भी कैसा, बहुत ज्यादा फोर्स ना अप्लाई करो, तब तक वो फिक्स शेप रहेगी। तो अगर आप इस पे फोर्स अप्लाई करोगे तो वो क्या है, ऑटोमेटिकली शेप चेंज नहीं करेगी, क्या करेगी, पार्टिकल्स क्या है, ब्रेक हो जाएंगे, पार्टिकल्स एक दूसरे से ऐसे टूट जाएंगे, यहाँ से ये अलग पार्ट हो जाएगा, ये अलग पार्ट हो जाएगा, और उससे आप मोल्ड करके कुछ और ऑब्जेक्ट बना सकते हो। बट अगर नॉर्मली विदाउट फोर्स की बात करें कि आप फोर्स नहीं लगा रहे हो, तो सॉलिड सब्सटेंस जितने भी है उनकी क्या होगी, एक फिक्स शेप होगी और फिक्स वॉल्यूम होगी। वॉल्यूम अभी मैंने बताया था कि वॉल्यूम का मतलब होता है
कि आपका जब कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा हो, ऑक्यूपाई स्पेस को ही आप कहते हो वॉल्यूम। तो आपकी जो कबर्ड है आपके रूम में कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई कर रही होगी कि आधा रूम घेर रही है या थोड़ा सा कॉर्नर पोजीशन में लगी हुई है, ठीक है। तो यहाँ आप कहोगे कि सॉलिड की फिक्स शेप और फिक्स वॉल्यूम होती है। अब बात करें बेटा लिक्विड की, तो लिक्विड जो है उनकी नो फिक्स शेप, उनकी कोई फिक्स शेप नहीं होती, बट हैव फिक्स्ड वॉल्यूम। उनकी शेप तो फिक्स नहीं होती, क्यों? क्योंकि मान लो आपने क्या बोलता है एक बॉटल में पानी भर लिया है, ठीक है, आपको गुस्सा आ गया, आप बॉटल पसंद नहीं है आपको, तो वो बॉटल चेंज करके आप वो पानी तुरंत बाल्टी में डाल रहे हो, तो क्या वो बॉटल की जो शेप है वो बाल्टी में भी बॉटल जैसा ही दिखेगा पानी? नहीं, वो क्या करेगा, पानी पहले बॉटल की शेप ले रहा था, अब बाल्टी की शेप ले रहा है। बाल्टी में से अगर आप किसी और कंटेनर में डाल रहे हो, आप ग्लास में डाल रहे हो, तो वो ग्लास की शेप ले लेगा। इसका मतलब कि लिक्विड जो है उनकी फिक्स शेप नहीं होती है, वो क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू द शेप ऑफ कंटेनर जिसमें वो डाले जा रहे हैं उसी के हिसाब से अपनी शेप बदलते रहते हैं। बट फिक्स वॉल्यूम तो है। अब पानी जो है बॉटल में भी कुछ ना कुछ स्पेस घेर रहा था, ठीक है, और उतनी ही स्पेस वो किस में घेरेगा, बाल्टी में भी घेरेगा। तो स्पेस तो घेर रहा है, ऐसा तो है नहीं कि क्या बोलते हैं आपने बॉटल में से जब बाल्टी में डाला तो नेग्लिजिबल हो गया, नहीं, ठीक है। तो लिक्विड जो है उनकी फिक्स शेप तो नहीं होती बट फिक्स वॉल्यूम होती है। बेटा अब बात करें गैस की, तो गैस जो है आपकी क्या होती है, इनकी ना ही तो फिक्स शेप होती है। जैसे आपने क्या बोलते हैं, आप देखते हो कि क्या आपके जो एटमॉस्फेयर में है बहुत सारी गैसेस होती है, सपोज नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, मीथेन गैस, हाइड्रोजन गैस, ये सारी आपकी क्या एटमॉस्फेयर में आपको मिलती है। तो क्या कभी आपने ऐसा देखा है कि जो ऑक्सीजन गैस है वो ट्रायंगल शेप की दिख रही है आपको एटमॉस्फेयर में, नाइट्रोजन गैस आपको स्पेरिकल शेप की दिख रही है? नहीं, उनकी भी कोई फिक्स शेप नहीं होती, वो अकॉर्डिंग टू कंडीशन या कहो कंटेनर के हिसाब से अपनी शेप ऑक्यूपाई करता है। जैसे अगर आप बैलून में डालोगे तो जो आपकी गैस है वो बैलून का शेप ले लेती है, अगर आप गैस सिलेंडर में डाल रहे हो तो वो उसकी शेप ले रही है, ठीक है, अगर आप परफ्यूम बॉटल में डाल रहे हो तो वो उसकी शेप ले रही है। तो इसके पास भी क्या नहीं होती, नो फिक्स्ड शेप एंड नो फिक्स्ड वॉल्यूम। इसकी वॉल्यूम भी फिक्स नहीं होती। अब तक आप देख रहे थे कि सॉलिड की वॉल्यूम फिक्स है, लिक्विड की वॉल्यूम फिक्स है, बट गैस की बात करें तो गैस की वॉल्यूम फिक्स नहीं होती। क्यों नहीं होती बेटा? मान लो आपने 5 ग्राम क्या बोलते हैं गैस ली, या फिर मैं मान लेती हूं कि आपने 5 मॉलिक्यूल्स लिए गैस के, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 ले लेते हैं, ठीक है, कि आपने 6 मॉलिक्यूल लिए गैस के, एक रूम में छोड़ दिए, तो वो क्या कर रहे हैं, उनमें इतनी ज्यादा फ्रीली मोशन होता है क्योंकि वो एक दूसरे से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से तो अटैच नहीं है, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है भी तो बहुत ज्यादा नेग्लिजिबल है, ना के बराबर है। तो वो क्या कर रहे हैं, पूरे रूम की वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर ले रहे, ठीक है। ऐसे ही मैं एग्जाम्पल आपको नॉर्मली वैसे देती हूँ, अगर आप परफ्यूम एक कॉर्नर में स्प्रे करते हो रूम के, तो वो क्या है, आप पूरे रूम में सूंघ सकते हो, ठीक है, इवन दूसरे रूम में भी आ जाएगी। तो क्या कर रहे हैं, परफ्यूम में जो गैस के पार्टिकल्स हैं वो इतने फ्रीली मूव करते हैं, उनमें कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होती या फिर ना के बराबर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, और वो पूरे रूम की वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेते हैं, ठीक है। तो यानी कि आपकी कोई फिक्स वॉल्यूम नहीं होती। अब बेटा बात करते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की, तो इनमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है मैक्सिमम होता है, ज्यादा होता है, तभी तो ये एक दूसरे से ऐसे जुड़े हुए हैं। तो आप कह सकते हो मैक्सिमम इंटरमॉलिक्यूलर, मॉलिक्यूल्स के बीच में जो होती है फोर्स, उसको कहते हैं मैक्सिमम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, ठीक है। लिक्विड में क्या है, थोड़ी सी स्पेस आपको दिख रही है, यानी कि पार्टिकल्स एक दूसरे से थोड़े दूर है, तो एज कंपेयर टू सॉलिड उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, कम होता है। तो आप कह सकते हो लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स। अब बात करते हैं गैस की, तो गैस के पार्टिकल्स बेटा आपके और भी ज्यादा दूर है, यानी कि उनमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो लिक्विड से भी कम है, और कितना कम है, बिल्कुल नेग्लिजिबल होता है, ना के बराबर होता है। तो आप कह सकते हो लीस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, लीस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन
बिटवीन द पार्टिकल्स। ठीक है बेटा, अब बात करते हैं हम कंप्रेसिबिलिटी की। तो कंप्रेसिबिलिटी अगर देखी जाए, कंप्रेसिबिलिटी क्या होता है? एबिलिटी टू कंप्रेस, किसी भी चीज में क्षमता हो कंप्रेस होने की, तो उस क्षमता को आप बोलते हो कंप्रेसिबिलिटी। ठीक है, तो क्या आप सॉलिड को कंप्रेस कर सकते हो? नहीं कर सकते हो, क्योंकि सॉलिड जो पार्टिकल होते हैं टाइटली एक दूसरे से, इतनी टाइटली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से पैक है, बहुत कम स्पेस होती है उनमें। तो अगर आप प्रेस भी करोगे तो स्पेस तो है नहीं, वो एक दूसरे के अंदर थोड़ी ना घुस जाएंगे। दो पार्टिकल ऐसा थोड़ी ना कि मर्ज हो जाएंगे, नहीं, पार्टिकल तो जितनी स्पेस ऑक्युपाई कर रहे उतनी तो ऑक्युपाई करेंगे। तो इनमें कंप्रेसिबिलिटी क्या नहीं होते, ये कंप्रेसिबल नहीं होते। जैसे ये बोर्ड है, सॉलिड है, अगर मैं इसको दबाऊं तो क्या ये पिचक गया? एक जगह से पिचक गया? नहीं। अगर मैं कबर्ड को धक्का मारूं और उसको दबाऊं तो क्या उसमें होल हो गया? नहीं। यानी कि क्या है, वो कंप्रेसिबल नहीं है। तो आप कहोगे सॉलिड जो है क्या है? नॉन कंप्रेसिबल। अब बात करते हैं बेटे लिक्विड की। तो लिक्विड के पार्टिकल में स्पेस है, तो यानी कि जब आप कंप्रेस करो तो थोड़ा सा कंप्रेस हो सकता है एज कंपेयर टू सॉलिड्स। तो आप कह सकते हो कि जब आप मान लो इसको थोड़ा कंप्रेस कर रहे हो, तो कंप्रेस करोगे तो क्या होगा? ये पार्टिकल जो इनमें स्पेस है वो थोड़ी सी क्या हो जाएगी? पार्टिकल पास पास आ जाएंगे। तो आप कह सकते हो लिटिल कंप्रेसिबल। अब बात करते हैं लिक्विड की। तो लिक्विड में देखो बेटा, पार्टिकल इतने ज्यादा दूर है, तो अगर आप कोई फोर्स से इनको कंप्रेस करो, अगर मैं यहाँ से फोर्स लगा के इनको कंप्रेस कर रही हूँ, तो ये इजीली सबसे आसानी से कंप्रेस हो जाएंगे। जैसे आप सिलेंडर्स में जो एलपीजी गैस डालते हो वो कंप्रेस करके ही तो डालते हो, या फिर अगर आप परफ्यूम बॉटल में जो गैस डालते हो वो भी कंप्रेस करके ही डालते हो। ठीक है, या फिर आप देखो अपनी कोल्ड ड्रिंक की जो बॉटल होती है, कोल्ड ड्रिंक में भी क्या होती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस को कंप्रेस करके ही डालते हो। तो जैसे ही आप बॉटल ओपन करते हो वो एकदम से क्या होते हैं? निकलना चाहते हैं वो पार्टिकल्स, क्योंकि उनको क्या है? आदत है फ्रीली मूव करने की। ठीक है, जुड़े जुड़े वो रह नहीं सकते। तो आप कह सकते हो कि गैस भी क्या है? इनमें जो कंप्रेशन होता है हाईएस्ट होता है, तो दे आर कंप्रेसिबल। आप कह सकते हो दे आर कंप्रेसिबल। ठीक है बेटा, तो ये क्या है? आपके कंप्रेसिबल है, ये वाले नॉन कंप्रेसिबल है, लिक्विड थोड़े से कंप्रेसिबल है। अब बात करते हैं फ्लूइडिटी की। फ्लूइडिटी क्या होता है? फ्लूइडिटी इज द एबिलिटी टू फ्लो। किसी भी पदार्थ में क्षमता हो बहने की, वो आपका क्या होगा? फ्लूइड होगा। या उसमें कैसी प्रॉपर्टी होगी? फ्लूइडिटी की प्रॉपर्टी होगी। तो सॉलिड जो है, कभी आपने देखा है कि ये पेन है, ये क्या बोलते हैं, मैंने कहा कि ये बहने लग गया, ये पेन अपने आप बह के वहां पहुंच गया? नहीं, अरे बाढ़ आएगी तब की बात अलग है, पर अपने आप तो कुछ नहीं होगा इसमें। तो ये क्या है? इनमें फ्लूइडिटी नहीं होती। तो आप कह सकते हो नो फ्लूइडिटी। अब बात करते हैं लिक्विड की। लिक्विड के पार्टिकल्स क्या है? फ्रीली मूव कर सकते हैं, क्योंकि इनमें स्पेस है। तो ये फ्रीली, ये पार्टिकल यहाँ जा रहा है, ये पार्टिकल यहाँ मूव कर रहा है, ये यहाँ ऐसे, ये यहाँ मूव कर रहा है, तो ये फ्लो हो सकते हैं। ठीक है, तो आप कहोगे ये क्या है? इनमें क्या है? फ्लूइडिटी है लिटिल, या फिर आप कह सकते हो लेस फ्लूइडिटी। लेस किसके कंपेयर में कहा है? मैंने गैस के कंपेयर में कहा है, सॉलिड से तो ज्यादा ही होती है। और इनमें क्या है? मैक्सिमम। इनमें जो फ्लूइडिटी होती है वो क्या होती है? मैक्सिमम फ्लूइडिटी। ठीक है बेटा, आपने देखा होगा कि गैस के पार्टिकल फ्रीली फ्लो करते रहते हैं, पूरे आपके एटमॉस्फेयर में फ्रीली मूव करते रहते हैं। अगर रूम में है तो रूम में फ्रीली मूव करते रहते हैं। ऐसा तो है नहीं एक कॉर्नर में जम के बैठ गए। ठीक है, जब तक आप उनको धक्का नहीं लगाओगे तब तक वो मूव नहीं करेंगे। नहीं, गैस के पार्टिकल मैक्सिमम फ्लूइडिटी शो करते हैं। तो ये बात हो गई हमारी कि अगर हम मैटर को फिजिकली क्लासिफिकेशन करें, अगर मैटर का हम फिजिकल क्लासिफिकेशन करें, किस लेवल पे? माइक्रोस्कोपिक लेवल पे। मतलब कि अगर हम पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं, उसी के हिसाब से, आपके पार्टिकल के हिसाब से सॉलिड, लिक्विड, गैस आपके सेपरेट आउट हुए। ठीक है, तो अगर माइक्रोस्कोपिक मतलब कि बहुत छोटे लेवल पे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? बहुत छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो अगर आप बहुत छोटे लेवल पे भी, और छोटा लेवल आपने क्या लिया है? पार्टिकल्स की कंपोजिशन पे।
ठीक है, मैटर किससे बना है, छोटी से छोटी चीज क्या है जो मैटर को बना रही है, वो है पार्टिकल। तो पार्टिकल की कंपोजिशन पे आप फिजिकली मैटर को 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हो। अब बात करते हैं मैक्रोस्कोपिक लेवल पे कि बल्क में अगर आपको इसका सेपरेशन करना हो, इसको डिवाइड करना हो या इसको कैटेगराइज करना हो, तो मैटर आपका किस किस फॉर्म में कैटेगराइज होता है। ठीक है बेटा, तो बेटा बात करें कि मैटर को अगर आप माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, मैक्रोस्कोपिक लेवल यानी कि बल्क लेवल पे इसको सेपरेट आउट करो या इसको क्लासिफाई करो, तो 2 कैटेगरी में क्लासिफाई होता है आपका। पहला होता है प्योर सब्सटेंस और दूसरा होता है मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस का मतलब वो नहीं है जो आप यूजुअली लेते हो कि प्योर आइसक्रीम, प्योर मिल्क है ये, प्योर घी है ये, वो प्योर अलग होता है। यहाँ प्योर जो है हम कंपोजिशन में बात कर रहे हैं। तो आपका जो प्योर सब्सटेंस होते हैं वो कैटेगराइज होते हैं बेटा आपके एलिमेंट और कंपाउंड में। ठीक है बेटा, तो आपको मैंने बताया था या आपको पता होगा कि जितने भी आपके सब्सटेंस है सबसे छोटे किससे बने होते हैं, सबसे छोटी जो उनकी बिल्डिंग यूनिट होती है वो आपकी होती है एटम। तो आप कह सकते हो कि जितनी भी सब्सटेंस हैं वो किससे बने हैं, एटम से। ठीक है, तो जब सेम टाइप के एटम आपके मिलते हैं और कंबाइन होते हैं तो वो बनाते हैं आपके एलिमेंट। क्या बनाते हैं, एलिमेंट। जैसे फॉर एग्जांपल मैं मान लो कि हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन होता तो एलिमेंट है, बट आप पीरियोडिक टेबल में जितने भी ऐसे HCNO ऐसे सिंबल देख रहे हो वो आपके क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सिंगल एटम ऑफ दैट एलिमेंट। ये है तो हाइड्रोजन एलिमेंट, पर ये H रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, सिंगल एटम रिप्रेजेंट कर रहा है हाइड्रोजन एलिमेंट को। ठीक है, तो यानी कि आप कह सकते हो कि अगर ये आपका क्या है, हाइड्रोजन एलिमेंट है, तो इसमें क्या है, सारे हाइड्रोजन के एटम भरे हुए हैं। ठीक है बेटा, क्या भरे हुए हैं, सारे हाइड्रोजन के एटम ऐसे फिल है। और ये जो सिंगल आपका H दिखा है ये क्या है, सिंगल एटम है। ठीक है, तो आप कह सकते हो एलिमेंट इज मेड अप ऑफ सेम काइंड ऑफ या फिर आइडेंटिकल एटम। तो वो सब्सटेंस, वो प्योर सब्सटेंस जो कि आपका एक ही टाइप के एटम से मिलके बना हो, ये आपका क्या, हाइड्रोजन एलिमेंट है जो कि किससे बना है, हाइड्रोजन के एटम से बना है। और ये पीरियोडिक टेबल में या फिर आप कहीं में भी H सिंबल देखते हो वो रिप्रेजेंट करता है सिंगल एटम ऑफ दैट एलिमेंट। ठीक है, तो आप कह सकते हो कि हाइड्रोजन जो एलिमेंट है वो H एटम से बना हुआ है, यानी कि ये सारे एटम क्या है, सेम है। ठीक है, तो एलिमेंट कैसे बनते हैं, जब सेम टाइप ऑफ एटम कंबाइन टुगेदर। ठीक है, तो हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन एलिमेंट हाइड्रोजन के एटम से बना है। कार्बन एलिमेंट में सारे कार्बन जैसे ही होंगे, नाइट्रोजन एलिमेंट में नाइट्रोजन जैसे एटम होंगे, ऑक्सीजन में ऑक्सीजन जैसे एटम होंगे। अब बात करते हैं Cl2 जैसे आपने पढ़ा होगा, या Br2 या फिर O2। इसमें बेटा क्या होता है, इसमें क्या है, मैंने आपको क्या कहा था अभी कि ये जो सिंगल आपका सिंबल होता है ये रिप्रेजेंट करता है सिंगल एटम ऑफ दैट एलिमेंट। तो 2 लिखा है, इसका मतलब क्या है, Cl के 2 एटम साथ में कंबाइन है। ठीक है, तो यानी कि क्या है तो Cl के, यानी कि ये भी क्या है, सेम एटम है। तो आप कह सकते हो एलिमेंट कब फॉर्म होता है, जब सेम एटम साथ में कंबाइन हो। ठीक है, अब बात करते हैं तो कंपाउंड क्या होते हैं। कंपाउंड क्या होते हैं, व्हेन 2 or more type of atom combine they form compound। ठीक है, कि जब 2 या 2 से ज्यादा टाइप के एटम आपस में कंबाइन होते हैं तो वो आपके बनाते हैं कंपाउंड। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आपका H2O है, H2O बेटा एक कंपाउंड होता है, किससे बना है, ये अभी मैंने बताया था कि सिंगल H, अगर 2 नहीं लिखती हूँ, सिंगल H क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सिंगल एटम ऑफ हाइड्रोजन एलिमेंट। तो 2 लिखा है, इसका मतलब कितने एटम है, 2 हाइड्रोजन के एटम है। और ये O क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि सिंगल ऑक्सीजन का एटम है, यानी कि टोटल ये कितने एटम से मिलके बना है, 3 एटम से, जिसमें से 2 तो हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है। तो दोनों हाइड्रोजन तो सेम टाइप के हैं, बट
क्या ऑक्सीजन हाइड्रोजन के एटम जैसा है? क्या ये हाइड्रोजन एटम और ऑक्सीजन एटम आपस में आइडेंटिकल है? नहीं। तो वो सब्सटेंस जो कि डिफरेंट टाइप ऑफ एटम से बना हो या फिर जो एटम है वो आपस में आइडेंटिकल ना हो, वो होता है आपका कंपाउंड। चाहे आप ले लो HCl, इसमें क्या है बेटा, H रिप्रेजेंट सिंगल एटम ऑफ हाइड्रोजन, Cl रिप्रेजेंट सिंगल एटम ऑफ क्लोरीन। तो अगर एक H का एटम और एक क्लोरीन का एटम साथ में कंबाइन हो रहा है और ये दोनों एटम क्या है, अलग अलग टाइप के हैं, इसका मतलब क्या है, ये आपका कंपाउंड। अगर दोनों सेम होते, सेम टाइप के होते, जैसे H है तो वो क्या होता, एलिमेंट होता, तो उसको आप H2 लिखते। तो H2 आपका एलिमेंट होता है, ठीक है। और पर ये H भी आपका एलिमेंट है, H2 भी आपका एलिमेंट होता है, बट अगर H की जगह यहाँ क्या आ जाए, HCl आ जाए, तो वो कंपाउंड हो जाता है, क्योंकि वो इसमें क्या है, दो टाइप के एटम हो गए, ठीक है। तो अब बात करते हैं, ये तो हो गया एलिमेंट और कंपाउंड की बात। अब बात करते हैं कि आपके मिक्सचर क्या होते हैं। मिक्सचर मतलब जब आपके मोर देन 2 सब्सटेंस, जब आपके एक से ज्यादा सब्सटेंस या 2 से ज्यादा सब्सटेंस आपस में मिक्स होते हैं, तो वो क्या बनाते हैं, मिक्सचर बनाते हैं। इसमें आपका क्या था, सब्सटेंस क्या था, प्योर था, और सब्सटेंस हम ले क्या रहे थे, एटम ले रहे थे। इसमें भी एलिमेंट में भी क्या थे, एटम से बन रहा था, आपका कंपाउंड भी एटम से ही बन रहा था, पर 2 टाइप के एटम से, पर सब्सटेंस तो आपका सेम ही था, एटम ही थे। बट यहाँ पे अगर बात करें तो आपके सब्सटेंस अलग अलग हो जाएंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल क्या बोलते हैं, पहले हम इसकी वो देख लेते हैं, फिर एग्जाम्पल कर लेते हैं। तो आपके मिक्सचर 2 कैटेगरी में डिवाइड होते हैं। पहला जो होता है वो होता है होमोजीनियस मिक्सचर, और दूसरा होता है आपका हेट्रोजीनियस। बेटा होमोजीनियस कब बनता है, होमोजीनियस मिक्सचर आपका कब बनता है, होमोजीनियस तब बनता है, होमो मतलब क्या होता है, सेम, जब आपके क्या हो, सेम टाइप के कंपोजिशन हो रही हो, और हीट्रो मीन्स आपका क्या होता है, डिफरेंट। तो मैं इसको एग्जांपल से समझाते देती हूँ, आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि एग्जांपल फॉर एग्जांपल, अगर आप सॉल्ट को, सॉल्ट का फॉर्मूला क्या होता है, NaCl, तो अगर आप सॉल्ट को किस में मिक्स करते हो, वाटर में मिक्स कर देते हो, ठीक है, और आपने ग्लास में रख दिया, वो ग्लास को रख दिया, दूसरे ग्लास में आपने वाटर लिया और 1 चम्मच शुगर मिक्स कर दी, वो भी आपने रख दिया, क्या आप दोनों को देख के ये बता सकते हो कि इस ग्लास में तो सॉल्ट और वाटर था और दूसरे ग्लास में सॉल्ट और शुगर था? नहीं, वाटर और शुगर था, ठीक है। और तीसरा ग्लास अगर लेते हो, सॉल्ट, शुगर और वाटर तीनों को मिक्स कर देते हो, तो क्या आप देख के बता सकते हो कि उनमें कौन कौन से सब्सटेंस है? नहीं, ठीक है। तो आप क्या कह सकते हो कि उनकी कंपोजिशन क्या है, सेम है, वो देखने से तो एक ही सब्सटेंस लग रहा है, पर उनमें मिक्स क्या है, 2 सब्सटेंस है या 2 से ज्यादा सब्सटेंस है, ठीक है। तो सेम मतलब कंपोजिशन सेम दिखे, कि वो देखने में तो एक जैसे ही लग रहा है कि पूरा वो वाटर ही है, ये नहीं बता सकते हो आप कि वो अलग अलग सब्सटेंस से मिक्स होके बना है, ठीक है। तो आप कह सकते हो होमोजीनियस सब्सटेंस आपके क्या होते हैं, व्हेन 2 or more substance mix together and they cannot be separated by physical process, ठीक है, कि 2 सब्सटेंस आपके क्या है, मिक्स तो कर दिए, ठीक है, आपको लग रहा है कि वो क्या उसमें मिक्स किया है कुछ सब्सटेंस, पर वो दोनों एक ही कंपोजिशन में दिख रहे हैं। आप फिजिकली डायरेक्ट विजिबल करके ये नहीं पता लगा सकते हो कि वो 2 सब्सटेंस मिक्स किए गए हैं, साथ के साथ उनको फिजिकल सेपरेशन भी नहीं कर सकते हो कि आपने डायरेक्टली फिजिकल सेपरेशन कर दिया।
फिजिकल सेपरेशन क्या होता है बेटा, कि जैसे आप गेहूं में से पहले जो गेहूं में से कंकर उठाते हो, यानी कि आप फिजिकली तो उठा रहे हो, कोई मशीन तो उसमें लग नहीं रही है, ठीक है। तो ऐसे ही जब आप दो सब्सटेंस को मिक्स करते हो और उनका कंपोजिशन सेम हो, उनको देखने से आप ये नहीं बता पा रहे ये दो डिफरेंट सब्सटेंस है, और साथ के साथ उनको आप फिजिकली सेपरेट भी नहीं कर पा रहे हो, तो ऐसे सब्सटेंस को या फिर ऐसे मिक्सचर को आप कहते हो होमोजीनियस मिक्सचर। एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था कि आप जब क्या करते हो, NaCl सॉल्ट में जब आप वाटर ऐड कर देते हो, या फिर शुगर में आप जब वाटर ऐड कर देते हो, ठीक है, तो ये दोनों एग्जाम्पल है आपके होमोजीनियस की, उनकी कंपोजिशन थ्रू आउट आपको सेम लग रही है। आप देख के नहीं बता सकते हो कि ये दो अलग अलग सब्सटेंस, या देख के ये नहीं बता सकते हो कि इस ग्लास में आपका वाटर और सॉल्ट है और इस ग्लास में आपका वाटर और चीनी है, ठीक है बेटा। तो अब बात करते हैं, तो हिट्रोजीनियस क्या होता है, हिट्रो मीन्स डिफरेंट, कि ऐसे सब्सटेंस क्या कहोगे कि जब दो और दो से ज्यादा सब्सटेंस को मिलाओ, सेम डेफिनेशन होगी, जब दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस को जब आप मिलाते हो और वो इजीली सेपरेट हो जाते हैं बाय फिजिकल प्रोसेस, उन मिक्सचर्स को आप कहते हो हिट्रोजीनियस मिक्सचर। जैसे मैंने अगर मिट्टी में कंकड़ मिला दिए, दो सब्सटेंस है, सॉरी, अगर मैंने पानी में कंकड़ मिला दिए तो दो सब्सटेंस, एक पानी और दूसरा कंकड़, ठीक है, तो उन दोनों को आप फिजिकली सेपरेट आउट कर सकते हो ना, जैसे आप फिजिकली सेपरेशन में ले सकते हो, जैसे आप रोज चाय बनाते हो, घरों में आपके चाय बनती होगी, तो चाय में से आप छलनी से आसानी से क्या कर सकते हो, चाय पत्ती अदरक वगैरह अलग निकाल सकते हो और नीचे आपकी प्योर चाय निकल जाती है, ठीक है। तो ये आपका फिजिकल सेपरेशन होता है कि बाय आप हैंड या बाय योर फिजिकल प्रेजेंस आप उसको सेपरेट आउट कर रहे हो, कोई मशीन या कोई केमिकल रिएक्शन आपको यूज नहीं करनी पड़ रही है, ठीक है। तो हिट्रोजीनियस मिक्सचर कैसा होता है, ऐसा मिक्सचर जो कि इजीली फिजिकल मेथड से सेपरेट आउट हो सके। जैसे आपने पानी में कंकड़ डिसॉल्व किए थे, ठीक है, उसको आपको अगर सेपरेट आउट करना है तो छलनी लो और उसको छान लो, तो कंकड़ ऊपर रह जाएंगे छलनी में और नीचे आपका पानी निकल जाएगा, ठीक है। तो आपका ऐसा मिक्सचर जो कि थ्रू आउट कंपोजिशन सेम ना हो, कुछ जो कंपाउंड आपने मिलाया है, दो सब्सटेंस मिलाए हैं, तो एक सब्सटेंस तो क्या तो नीचे सेटल डाउन होगा या ऊपर फ्लोट करेगा, ठीक है, और दूसरा सब्सटेंस बीच में रहेगा, ठीक है। तो ऐसे सब्सटेंस जिनकी कंपोजिशन थ्रू आउट सेम ना हो उसको आप कहते हो हिट्रोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। तो उनको आप सेपरेट नहीं कर सकते हो बाय फिजिकल प्रोसेस से आप उनको सेपरेट आउट नहीं कर सकते हो। एग्जाम्पल आप ले लो कि आपने जब वाटर में क्या किया, सैंड मिक्स कर दी, ठीक है, तो दो सब्सटेंस में मिक्स किया है, आप आसानी से देख के बता सकते हो कि हाँ इस पानी में आपने सैंड मिक्स किया है या फिर कंकर मिक्स किए हैं, ठीक है बेटा। तो आपके मिक्सचर जो है दो टाइप के होते हैं। अब देखो, अब आप देख सकते हो कि NaCl एक सब्सटेंस है और H2O एक सब्सटेंस है, तो यानी कि क्या है, जब दो सब्सटेंस मिक्स करे जाए तो उनको मिक्सचर कहते हो, ठीक है। ऐसे ही इसमें वाटर एक सब्सटेंस है और सैंड एक सब्सटेंस है, यानी कि दो सब्सटेंस को मिक्स करो तब उसको मिक्सचर कहते हो। तो मिक्सचर दो कैटेगरी में डिवाइड हो गया है, होमोजीनियस और हिट्रोजीनियस। ऐसे मिक्सचर जो कि फिजिकली सेपरेट आउट ना हो सके, जिनकी कंपोजिशन थ्रू आउट सेम हो, उसको होमोजीनियस मिक्सचर कहते हो, यानी कि सेम कंपोजिशन, ठीक है। हिट्रोजीनियस मिक्सचर कौन से होते हैं, ऐसे मिक्सचर जिनमें जो आपने दो सब्सटेंस को मिलाया है उनको आप इजीली फिजिकल प्रोसेस से सेपरेट आउट कर सकते हो। क्या कर सकते हो, फिजिकल प्रोसेस से सेपरेट आउट कर सकते हो, उनको आप कहोगे हिट्रोजीनियस मिक्सचर। और इसमें आपके फिजिकल सेपरेशन से सेपरेट आउट नहीं होते, पर उसमें आपके फिजिकल प्रोसेस से सेपरेट आउट हो जाते हैं। तो आपका जो क्या बोलते हैं, मैटर बल्क लेवल पे या फिर माइक्रोस्कोपिक लेवल पे दो कैटेगरी में डिवाइड है, प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर। मिक्सचर में आप दो सब्सटेंस ऐड कर रहे थे, पर इसमें क्या थे, इसमें भी एटम थे, आपके एलिमेंट में भी एटम थे, कंपाउंड में भी एटम है, ठीक है तो एटम, सब्सटेंस तो एक ही है, इसीलिए आपने कहा प्योर सब्सटेंस। पर उनमें क्या है, देखो एटम कितने, एक सब्सटेंस ये हो गए इसमें दो एटम है, एक सब्सटेंस ये हो गए इसमें तीन एटम है, और सब्सटेंस भी अलग अलग टाइप के, तो ये आपका क्या हो गया, मिक्सचर हो गया, ठीक है बेटा। तो आप मैटर को दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हो, दो लेवल पे, फिजिकल बेसिस पे सॉलिड लिक्विड गैस और
माइक्रोस्कोपिक लेवल पे या फिर बल्क लेवल पे आप उसको प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर में सेपरेट आउट करते हो। ठीक है, एलिमेंट और प्योर सब्सटेंस को आप एलिमेंट और कंपाउंड में सेपरेट आउट करते हो। जो सब्सटेंस आपका क्या हो, एक ही टाइप के एटम से बना हो, यानी कि उसमें आइडेंटिकल एटम हो, वो आपका एलिमेंट, और ऐसा सब्सटेंस जो कि एक से ज्यादा टाइप के एटम से बना हो, वो आपका कंपाउंड। मिक्सचर क्या है, दो टाइप के होते हैं। मिक्सचर क्या है, जब दो अलग अलग टाइप के सब्सटेंस को आप मिलाओ, वो आपका मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेटेरोजीनियस मिक्सचर। होमो मीन्स सेम, यानी कि ऐसा मिक्सचर जब आप जिसमें आपने दो सब्सटेंस को मिलाया पर वो दोनों एक जैसे सेम दिख रहे, उनकी कंपोजिशन सेम दिख रही है, उनको आप फिजिकल प्रोसेस से सेपरेट आउट नहीं कर पा रहे हो, वो कैसे मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर। और हेटेरोजीनियस मिक्सचर कैसे, जब आपने दो सब्सटेंस को आपस में मिलाया और उनको आप उनकी कंपोजिशन क्या है, डिफरेंट, इसलिए हेटेरो का मतलब डिफरेंट, उनकी कंपोजिशन क्या है, डिफरेंट है, और दोनों को आप इजीली सेपरेट आउट कर सकते हो बाय फिजिकल प्रोसेस। ठीक है, तो वो आपके क्या हो गए, हेटेरोजीनियस मिक्सचर। ठीक है बेटा, तो मैटर के बारे में इतनी इंफॉर्मेशन, इतनी क्या डीपली इंफॉर्मेशन आपको पता चल गई। अब हम देखते हैं कि आपकी केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है बेटा, तो बेटा अब हम पढ़ेंगे कि आपकी केमिस्ट्री की इंपॉर्टेंस क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री, कि क्या काम आ रही है आपकी केमिस्ट्री। आपने ये तो बता दिया कि केमिस्ट्री में आप मैटर के बारे में पढ़ते हो, मैटर क्या क्या होता है वो भी हमने पढ़ लिया। अब हम देखते हैं कि डेली लाइफ में या आपके आसपास ऐसा क्या हो रहा है जिसके कारण आपको केमिस्ट्री पढ़नी पड़ रही है। ठीक है, केमिस्ट्री तो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हो। तो बेटा आप देख रहे हो कि केमिस्ट्री क्या है आपकी, आपको ये तो पता है केमिस्ट्री साइंस की ब्रांच है, और साइंस आपका क्या होता है कि कोई भी चीज ह्यूमन बीइंग का कंटिन्यूअस एफर्ट टुवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, उसको आप साइंस कहते हो, कि ह्यूमन बीइंग कंटिन्यूअसली एक एफर्ट कर रहा है, कुछ एप्लीकेशंस बना रहा है ताकि सोसाइटी में डेवलपमेंट हो सके, तो उस प्रोसेस को आप साइंस कहते हो। तो साइंस की ब्रांच है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में आपने देखा होगा कि जैसे मेडिसिन बन रही है, केमिकल्स बन रहे हैं, वो सारे क्या है, केमिस्ट्री में है। तो यानी कि डेली टू डेली लाइफ सबसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इम्पॉर्टेंस है केमिस्ट्री की, वो है मेडिसिन लाइन में, मेडिसिन में, फॉर्मेशन ऑफ मेडिसिन में, या फिर आप कह सकते हो फैक्ट्रीज में, क्योंकि फैक्ट्रीज में मेडिसिन बन रही है या केमिकल्स बन रहे हैं। तो मेडिसिन फॉर एग्जांपल हमें कैंसर, जैसे आपको पता है कैंसर, तो कैंसर की मेडिसिन जो बना रहे हैं केमिस्ट्री, कौन सी बना रही है, जैसे कि आपको कैंसर की मेडिसिन आपके एनसीईआरटी में दी है सिस्प्लैटिन एंड टेक्सोल, सिस्प्लैटिन एंड टेक्सोल। तो ये मेडिसिन जो है सिस्प्लैटिन एंड टेक्सोल किसने बनाई, कुछ केमिकल से बनी है, और वो केमिकल्स किसने प्रोड्यूस किए, केमिस्ट्री में साइंटिस्ट ने, केमिस्ट ने प्रोड्यूस किए। ठीक है, तो जितने भी आप लाइफ सेविंग ड्रग्स है, इनको कैंसर की इन दवाइयों को क्या कहते हो आप, लाइफ सेविंग ड्रग्स। तो जितने भी आपके लाइफ सेविंग ड्रग्स है वो कौन दे रहा है, केमिस्ट्री दे रही है, वो केमिकल्स दे रहे हैं, और केमिकल्स आपका किस में यूज हो रहे हैं, केमिस्ट्री में यूज हो रहे हैं। अब बात करते हैं जैसे एक और आपकी डिजीज है एड्स, उसकी मेडिसिन है आपकी AZT, एजिडोथाइमिन, जो आपकी मेडिसिन है वो भी कौन दे रही है, आपकी केमिस्ट्री दे रही है। ठीक है, और रिसेंटली जो आपका कोरोना वायरस फैल रहा है, ठीक है, कोरोना वायरस की भी वैक्सीन बन रही है, किसके हेल्प से, केमिकल कुछ मिला रहे होंगे, उसके वजह से आपकी वैक्सीन या दवाई बन रही है, तो वो भी आपकी क्या है, केमिस्ट्री की ही देन है। ठीक है, बात करते हैं और, तो आप जैसे प्लास्टिक, डेली टू डेली आप प्लास्टिक देख रहे हो, यूज कर रहे हो, प्लास्टिक बैग यूज कर रहे हो, तो वो भी क्या है, प्लास्टिक की जो कंपोजिशन है, किसने पढ़ा उसको, केमिस्ट्री ने पढ़ा, केमिस्ट ने पढ़ा, उसमें क्या क्या चीज, कौन कौन से पॉलीमर साथ में कंबाइन होके तब जाके प्लास्टिक बनते हैं, तो वो भी केमिस्ट्री ने दिया है। ऐसे ही आप क्लोथ्स जो देखते हो, या जो आप फाइबर्स देखते हो, या फैब्रिक्स जो देखते हो, वो भी क्या है, आपका केमिस्ट्री की देन है। या फिर अगर आप क्या बोलते हैं कलर्स देखते हो, या आप कहो पेंट्स जो देखते हो, वो भी आपकी क्या है, केमिस्ट्री की देन है। और अगर बात करें डाई जो है आपकी, जो आप यूजुअली क्या बोलते हैं हेयर डाई यूज कर रहे हो, वो भी आपकी किसकी देन है, केमिस्ट्री की देन है। ठीक है बेटा, और अगर बात करें, आपने पढ़ा होगा ऑप्टिकल फाइबर, वो भी आपकी केमिस्ट्री के देन है।
ठीक है। और अगर आपने पढ़ा होगा मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टर, क्या होते हैं मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिकल कंडक्टर? वो सब्सटेंस जो कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सके, जैसे आप कॉपर वायर देखते हो, जैसे आप एल्यूमिनियम वायर देखते हो, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहे हैं। तो इन वायर्स में क्या है आपके एलिमेंट्स, किसी तो एलिमेंट से, जैसे आपका सिल्वर या कॉपर क्या होता है? एलिमेंट होता है। तो एलिमेंट को कंबाइन करके एक पर्टिकुलर आपको कंपोजिशन दी है, तो वो भी किसने दी है? केमिस्ट्री ने दी है। अब बात करते हैं ऑप्टिकल फाइबर्स, ऐसे फाइबर जो कि आपकी नेट की स्पीड को इंक्रीज करने में यूज होते हैं, तो वो भी आपकी क्या है? केमिस्ट्री ने दी है। तो केमिस्ट्री की ब्रांच इतनी वाइड है, केमिस्ट्री का यूज या केमिस्ट्री की यूटिलिटी इतनी वाइड है कि आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। आपके आसपास होने वाली ऑलमोस्ट लगभग ज्यादातर चीजें केमिस्ट्री की ही देन है, ठीक है। तो आप केमिस्ट्री को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हो, कभी भी केमिस्ट्री आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। तो केमिस्ट्री तो पढ़ना मस्ट है, ठीक है। तो केमिस्ट्री बिल्कुल इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते हो, ठीक है। इतनी सारी चीजें आपकी सोसाइटी को दे रही है केमिस्ट्री, यानी कि क्या है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है उसकी, ठीक है बेटा। तो आज हमने पढ़ा पूरा बेसिक, और इस बेसिक कंसेप्ट को एक बार जरूर देख लेना। कई बच्चों को लग रहा होगा कि हाँ मैम तो इतना बेसिक पढ़ा रही है, हमें सब पता है, बट इस बेसिक को मैं कहूंगी, आपको एडवाइस करूंगी जरूर देख लेना, क्योंकि यही टर्म कल हम इसका मेन कोर्स स्टार्ट करेंगे, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का चैप्टर आगे प्रोसीड करेंगे। आज इंट्रोडक्शन पार्ट था, ठीक है, इसको आगे प्रोसीड करेंगे। तो जो टर्म मैंने आज यूज की है मैं उसको चैप्टर में यूज करती रहूंगी। तो मैं आपको बताऊंगी नहीं बार बार कि भाई एलिमेंट्स ये होते हैं, कंपाउंड्स ये होते हैं, वो एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होगा, ठीक है बेटा। तो चाहे आपको आता हो या ना आता हो, एक बार इसको जरूर देख लेना ताकि आपके बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ओके बेटा, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।